बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बेटा जी जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेसिकली है क्या, उसको हम डिफ़ाइन करेंगे और फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स के जो डिपेंडेंस फैक्टर्स हैं उनको देखेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है उसका फार्मूला क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर है या वेक्टर क्वांटिटी है, वो हम देखेंगे। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सबसे पहली चीज़ ये है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को किस तरीके से डिफ़ाइन किया जा सकता है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन हम देखते हैं। डेफिनेशन के अंदर आपको बताया जा रहा है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यानी कि अगर आप किसी एरिया को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस करते हैं और वो एरिया जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का एक्सपीरियंस करता, तो हम ये कह रहे हैं कि उस एरिया में से इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास कर रहा होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इस तरीके से कंसीडर कर लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पर ये हम सपोज़ कर लेते हैं कि एक पॉजिटिव चार्ज है और इस पॉजिटिव चार्ज को आपने प्लेस किया है एक स्फेयर के अंदर। ठीक है, इस तरीके से हम कंसीडर कर लेते हैं कि एक स्फेरिकल सरफेस था और उस स्फेरिकल सरफेस के अंदर जो है वो आपने एक पॉजिटिव चार्ज को प्लेस कर दिया। अब जैसा कि आप सब जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो रेडियली आउटवर्ड होती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को मैं इस तरीके से ड्रॉ कर सकता हूँ। तो ये जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ये सब की सब क्या करेंगी, ये तमाम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो इस स्फेरिकल एरिया को आउटवर्ड क्रॉस करेंगी। तो हम ये कह सकते हैं कि इस स्फेयर में से, इस स्फेयर का जो एरिया है उसमें से क्या पास कर रहा है, उसमें से इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास कर रहा है। यानी कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इस चार्ज के सराउंडिंग एरियाज़ के अंदर अपनी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसकी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के ज़रिए। तो जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं वो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इस स्फेरिकल सरफेस को क्या करेंगी, क्रॉस करेंगी, आउटवर्ड डायरेक्शन में क्रॉस करती हैं। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि ये जो स्फेरिकल सरफेस है ये असल में इलेक्ट्रिक फ्लक्स को पास कर रहा है। इसमें से इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास कर रहा है। फिर एक और तरीके से हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफ़ाइन कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज़ बेसिकली द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया। इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और एरिया को भी इसमें हम वेक्टर कंसीडर करते हैं। वेक्टर एरिया के जो डायरेक्शन है वो उसके नॉर्मल से रिप्रेजेंट की जाती है। तो देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा जी फाई से, आप उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और डॉट प्रोडक्ट है, जैसे कि आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं कि जो वेक्टर्स हैं उनकी दो तरह की प्रोडक्ट्स होती हैं। एक वेक्टर प्रोडक्ट होती है या क्रॉस प्रोडक्ट कहा जाता है और दूसरी जो है वो डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट कहलाती है। तो ये जो हमारे पास प्रोडक्ट है इन दोनों वेक्टर्स की, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी और एरिया ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी। इन दोनों वेक्टर क्वांटिटीज़ की जब आप डॉट प्रोडक्ट लेते हैं यानी कि स्केलर प्रोडक्ट लेते हैं तो आपके पास जो एक रिजल्टेंट क्वांटिटी आती है वो रिजल्टेंट क्वांटिटी एक स्केलर क्वांटिटी है, दैट इज़ नेम्ड एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इस चीज़ को एक दफ़ा फिर से देख लें कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेसिकली है क्या। इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का किसी एरिया में से पास होना। ठीक है, अगर कोई भी एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को अलाउ कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसमें से पास हों तो हम ये कह सकते हैं कि उस एरिया में से इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट किया जाता है फाई के ज़रिए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज़ इक्वल्स टू, अब आप सब जानते हैं कि जो डॉट प्रोडक्ट है उसको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। जब हम डॉट प्रोडक्ट को सॉल्व करते हैं तो हम लिखते हैं E मल्टीप्लाई बाय A कॉज ऑफ थीटा। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी डॉट प्रोडक्ट विद एरिया वेक्टर। तो जब आप दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपके पास डॉट प्रोडक्ट को सॉल्व करने के बाद आंसर क्या आएगा, E मल्टीप्लाई बाय A कॉज ऑफ थीटा। और जो रिजल्टेंट क्वांटिटी है स्केलर प्रोडक्ट के अंदर, व्हेन टू वेक्टर्स आर मल्टीप्लाइड and the resultant quantity is a scalar quantity, then such type of product of vectors is named as scalar product या डॉट प्रोडक्ट आप उसको कहते हैं। तो हमारे पास जो रिजल्टेंट क्वांटिटी है वो एक स्केलर क्वांटिटी आती है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। अब हम इसकी यूनिट की तरफ जाते हैं। इसकी यूनिट बेसिकली है क्या, इसकी यूनिट जो है बेटा जी वो हम इसके फार्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को उसकी यूनिट हमने क्या बताई थी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को किस तरीके से मेजर किया जाता है, कौन सी यूनिट के अंदर। तो इससे लास्ट लेक्चर के अंदर जो है वो आप लोगों को बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है उसको मेजर करने के लिए आपके पास 2 यूनिट्स हैं। आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को न्यूटन पर कूलम में भी मेजर कर सकते हैं और वोल्ट पर मीटर में भी मेजर कर सकते हैं। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के लिए जो यूनिट है दैट इज़ न्यूटन पर कूलम, और एरिया को मेजर किया जाता है मीटर स्क्वायर में। और जब ये दोनों यूनिट्स मल्टीप्लाई होंगी तो दोनों यूनिट्स मल्टीप्लाई होने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। इस तरीके से हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो यूनिट है उसको लिख सकते हैं। अब इससे नेक्स्ट हमने देखना है कि फ्लक्स की जो वैल्यू है वो कब मैक्सिमम होगी और फ्लक्स की वैल्यू कब मिनिमम होगी। तो मैक्सिमम फ्लक्स के लिए या मिनिमम फ्लक्स के लिए अब आप देख रहे हैं कि जो फ्लक्स है वो डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है, फ्लक्स डिपेंड कर रहा है थीटा के ऊपर। आपको फ्लक्स के 3 डिपेंडेंस फैक्टर्स नज़र आ रहे हैं। एक डिपेंडेंस फैक्टर है बेसिकली बेटा जी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, जिसको आपने ई से रिप्रेजेंट किया हुआ है। सेकंड जो आपके पास डिपेंडेंस फैक्टर है वो है एरिया वेक्टर, ठीक है। एरिया जो है, एरिया की मैग्नीट्यूड कितनी है, अगर आप एरिया की मैग्नीट्यूड को ज़्यादा करते हैं तब भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज़्यादा हो जाता है, एरिया की मैग्नीट्यूड को कम करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स कम हो जाता है। और थर्ड फैक्टर जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो थर्ड फैक्टर क्या है, दैट इज़ थीटा। अगर आप थीटा की वैल्यू को चेंज करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और एरिया के दरमियान बनने वाला जो एंगल है, अगर आप उस एंगल को चेंज करते हैं तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो इफ़ेक्ट होता है। अब हम यहाँ से देख लेते हैं कि कब हमारे पास थीटा की वैल्यू जो है वो हमें मैक्सिमम फ्लक्स प्रोवाइड करती है और कब जो है वो थीटा की वैल्यू हमें मिनिमम फ्लक्स जो है वो प्रोवाइड करती है। तो पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। आर्बिट्रेरी एंगल जो है वो हम इन दोनों पॉइंट्स को डिस्कस करने के बाद डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो व्हेन थीटा इज़ इक्वल्स टू 0 डिग्री, अब थीटा इज़ इक्वल्स टू 0 डिग्री उसका मतलब क्या है, याद रखिएगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो इसके अंदर है वो ये है कि आपने एरिया को वेक्टर कंसीडर किया हुआ है और एरिया की जो डायरेक्शन है वो उसके नॉर्मल से रिप्रेजेंट की जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं सपोज कर लेता हूँ कि मेरे पास ये डस्टर है और इस डस्टर को मैं इस तरीके से कंसीडर करता हूँ, तो इस डस्टर का जो एरिया है, ये एरिया जो है इसकी डायरेक्शन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं एक नॉर्मल को यूज़ कर लूँगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो नॉर्मल है वो इस वक्त आपको एरिया की डायरेक्शन के बारे में बता रहा है। नॉर्मल हमेशा सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर होता है। अगर मैं सरफेस एरिया को इस तरीके से प्लेस कर देता हूँ तो इस तरीके से प्लेस करने पर अब एरिया की डायरेक्शन क्या होगी, एरिया की डायरेक्शन इस तरीके से होगी। तो हमेशा जो नॉर्मल है वो सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर होता है और नॉर्मल के ज़रिए आप एरिया की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इस वक्त आपसे पूछा जाए दैट व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, तो आप कहेंगे नॉर्मल के ज़रिए इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो इस तरीके से जो है वो हम इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। अब देखिए व्हेन थीटा इज़ इक्वल्स टू 0 डिग्री, फर्स्ट केस हम अगर इसका डिस्कस कर लें, व्हेन थीटा इज़ इक्वल्स टू 0 डिग्री, तो थीटा को 0 करने का क्या मतलब है। थीटा को 0 करने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से पास कर रही हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं और आपने इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के रास्ते में क्या रख दिया है, आपने इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के रास्ते में रख दिया है इस तरीके से एरिया को। अब ये जो एरिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस एरिया में से पास करेंगी, ये कंप्लीट एरिया जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को एक्सपीरियंस करेगा। ये जितना भी एरिया है उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेंगी और ये जो नॉर्मल है, नॉर्मल के ज़रिए हमने एरिया वेक्टर को रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो अगर आप गौर करें तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में इस एरिया का नॉर्मल भी है। इस वजह से इन दोनों के दरमियान बनने वाला जो एंगल है वो 0 डिग्री का है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी उसी डायरेक्शन में मूव कर रही हैं और जो एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर उसके नॉर्मल से, एरिया के नॉर्मल से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो एरिया का जो नॉर्मल है वो हमने ऐसे रिप्रेजेंट किया हुआ है। इस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया का नॉर्मल ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो इन दोनों के दरमियान बनने वाला जो एंगल होगा दैट इज़ इक्वल टू 0 डिग्री। और अगर हम इस फार्मूला के अंदर अगर हम थीटा की जगह पर 0 डिग्री प्लेस कर देते हैं तो cos 0 1 के इक्वल होता है। तो हमारे पास जो फ्लक्स आ जाता है वो फ्लक्स मैक्सिमम फ्लक्स होगा और मैक्सिमम फ्लक्स की वैल्यू किसके इक्वल होती है, मैक्सिमम फ्लक्स की वैल्यू इक्वल होती है प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया। तो यहाँ इस तरीके से आप देख सकते हैं
कि ये वो सिचुएशन है जिस सिचुएशन के अंदर जो एरिया है वो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पास करवाएगा। और अगर मैं इसी एरिया को बेटा जी, अगर मैं इसी एरिया को इस तरीके से चेंज कर देता हूँ, तो अब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या थी। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करवा रही थी, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में मूव कर रही थी। अब अगर आपने एरिया को, जो कि पहले इस पोजीशन में था, आपने एरिया को इस तरीके से बेंड कर दिया, तो अब तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके ऊपर से पास कर जाएंगी, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके नीचे से पास कर जाएंगी। तो वो एरिया जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जिसमें से पास कर रही थी, अब वो एरिया कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा। तो हम ये कह सकते हैं कि अब इस एरिया में से पास होने वाला जो फ्लक्स है वो ज़ीरो के इक्वल है, क्योंकि अब इस एरिया को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस नहीं कर रही। और दूसरा मेथड क्या है? दूसरा मेथड ये है कि आप दोबारा से एंगल डिसाइड कर लें। अगर आपने एरिया को इस तरीके से प्लेस कर दिया, अगर एरिया को ऐसे प्लेस कर दिया जाए तो इसका नॉर्मल कैसा हो जाएगा? इसका नॉर्मल इस तरीके से अपवर्ड हो जाएगा। द नॉर्मल इज़ परपेंडिकुलर टू द सरफेस एरिया, राइट बेटा जी। तो यहाँ से हम इसका जो नॉर्मल है, अगर नॉर्मल चेक किया जाए तो नॉर्मल अपवर्ड है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी थी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे सरफेस को क्रॉस कर रही थी, इस तरीके से मूव कर रही थी। तो अब ये जो सरफेस है, इस सरफेस एरिया में से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास नहीं करी। इसका नॉर्मल इस डायरेक्शन में, नॉर्मल इस डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे। तो अब एंगल कितना बन रहा है दोनों क्वांटिटीज़ के दरमियान? आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो ऐसे हैं, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन ये है, और नॉर्मल ऐसे है। तो अगर इसको इस तरीके से देखा जाए, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है उसकी डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल और जो नॉर्मल है एरिया का वो वर्टिकल, तो दोनों के दरमियान बनने वाला एंगल कितना है? दैट इज़ 90 डिग्री। व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स बिकम्स ज़ीरो। रीज़न क्या है? कॉज 90 डिग्री ज़ीरो के इक्वल होता है। आपने इसी मेन फार्मूला के अंदर थीटा की जगह पर 90 डिग्री प्लेस कर देना है, तो हमारे पास जो फ्लक्स की वैल्यू है वो क्या हो जाती है? मिनिमाइज। और मिनिमम फ्लक्स जो है वो किसके इक्वल होता है? मिनिमम फ्लक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अब इसके बाद हम इसका थर्ड केस डिस्कस कर लेते हैं। ये दोनों तो स्पेसिफाइड केसेस थे, जिस वक्त हमने एक दफ़ा एरिया को जो है वो पैरेलल प्लेस कर दिया और दूसरी दफ़ा एरिया को हमने परपेंडिकुलर प्लेस कर दिया। थर्ड जो केस है बेटा जी, वो थर्ड केस है व्हेन एरिया इज़ एन आर्बिट्रेरी एंगल विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। यानी कि एरिया को हमने पहले इस सिचुएशन में, इस पोजीशन में प्लेस किया था, बाद में हमने एरिया को इस पोजीशन में प्लेस कर दिया। लेकिन एरिया अगर ना तो इस तरीके से ऐसे प्लेस किया हुआ हो जिस वक्त फ्लक्स की वैल्यू मैक्सिमम होती है, और ना ही एरिया को ऐसे प्लेस किया हुआ हो जिस वक्त फ्लक्स की वैल्यू जो है वो मिनिमम होती है, बल्कि एरिया जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के साथ कुछ एंगल सबटेंड कर रहा हो इस तरीके से। अगर ये वाली सिचुएशन हो तो देखिए नॉर्मल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा जी? नॉर्मल को इस तरीके से आप रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि नॉर्मल हमेशा ही सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। ये इस तरीके से इसका नॉर्मल जो है वो रिप्रेजेंट किया जाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अभी भी कैसे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अभी भी हॉरिजॉन्टली मूव कर रही हैं। तो इस सिचुएशन को हमने इस डायग्राम के अंदर रिप्रेजेंट कर दिया। अब ज़रा इसके ऊपर थोड़ा सा गौर करें। हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है और एरिया का जो नॉर्मल है, इन दोनों के दरमियान बनने वाला जो एंगल है दैट इज़ बेसिकली थीटा। अब हम ऐसा करते हैं कि जो हमारे पास एरिया था उस एरिया को हम दो कंपोनेंट्स के अंदर रिजॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से एक कंपोनेंट हमने ये वाला बना लिया और एक कंपोनेंट हमने ये वाला बना लिया। ये दो कंपोनेंट्स के अंदर हम क्या कर रहे हैं? एरिया को रिजॉल्व कर देते हैं। अब आपने एक और चीज़ के ऊपर गौर करना है, वो क्या है? हम यहाँ पर एक एंगल जो है वो बना लेते हैं, दैट इज़ एंगल थीटा। अब अगर थोड़ा सा आप इसके ऊपर फोकस करें तो आपको ये पता चलेगा कि ये वाला जो थीटा है ये इस थीटा के इक्वल है। और आपने यहाँ पर लॉ क्या अप्लाई करना है? आपने लॉ अप्लाई करना है एंगल बिटवीन टू लाइंस इज़ इक्वल टू एंगल बिटवीन देयर परपेंडिकुलर्स। अगर आप देखें तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के ऊपर परपेंडिकुलर कौन सा है? ये जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है इसकी डायरेक्शन के ऊपर परपेंडिकुलर कौन सा है? इस पर परपेंडिकुलर है ये वाला एरिया, ठीक है। और अगर गौर करें तो ये जो एरिया का नॉर्मल था इसके ऊपर परपेंडिकुलर कौन सा है? इसके ऊपर परपेंडिकुलर है बेटा जी ये वाला एरिया। तो इस तरीके से इन दोनों लाइंस के दरमियान बनने वाला जो एंगल है, एंगल थीटा, वही इस सरफेस और इस सरफेस के दरमियान बनने वाला एंगल है, राइट बेटा जी। तो थीटा जो है ये वाला थीटा, ये असल में इसी थीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब अगर आप गौर करें यहाँ से तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कौन से कंपोनेंट में से पास कर रही हैं? आप थोड़ा सा अगर इसके ऊपर फोकस करते हैं तो आपको यहाँ से आइडिया हो जाएगा कि हमने जो एरिया था उस एरिया को दो कंपोनेंट्स के अंदर रिजॉल्व कर दिया। एक कंपोनेंट जो है वो अब कैसे बिहेव कर रहा है? एक कंपोनेंट यानी कि
ये वाला जो कंपोनेंट है ए कॉज ऑफ थीटा, हम ये किस तरीके से सिलेक्ट करेंगे कि कौन सा कंपोनेंट कॉज कंपोनेंट है और कौन सा कंपोनेंट साइन कंपोनेंट है। तो याद रखें थीटा के अगेंस्ट जो साइड होती है, ये वाली साइड थीटा के बिल्कुल ऑपोजिट, वो साइन कंपोनेंट होता है, और थीटा के साथ जो एडजेसेंट साइड होती है वो कौन सी होती है, वो बेस कंपोनेंट होता है। तो इस वजह से हमने उसको ए कॉज ऑफ थीटा लिख लिया। तो थोड़ा सा आप इसके ऊपर फोकस करेंगे। ए कॉज ऑफ थीटा जो है वो बिल्कुल ऐसे बिहेव कर रहा है, इस तरीके से, ये वाला जो केस हमने डिस्कस किया था। यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को एक्सपीरियंस कौन से कंपोनेंट ने किया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को एक्सपीरियंस किया ए कॉज ऑफ थीटा ने। जबकि अगर आप गौर करें तो ए साइन ऑफ थीटा कैसे बिहेव कर रहा है, ए साइन ऑफ थीटा जो है वो इस तरीके से बिहेव कर रहा है। ए साइन ऑफ थीटा, ये वाला जो कंपोनेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके ऊपर से पास हो जाएंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके नीचे से पास हो जाएंगी, लेकिन ए साइन ऑफ थीटा में से ये वाला जो कंपोनेंट है इसमें से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास नहीं हो सकेंगी। तो हमने जो इफ़ेक्टिव कंपोनेंट है उसको सिलेक्ट करना होता है। तो देखिए बेटा जी, जो इफ़ेक्टिव कंपोनेंट है जो कि वाकई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पास करवा रहा है, वो कंपोनेंट कौन सा है, दैट इज़ ए कॉज ऑफ थीटा। तो जब मैं प्रोडक्ट फाइंड करूँगा फ्लक्स इज इक्वल्स टू ई मल्टीप्लाई बाय ए, तो ए का कंपोनेंट कौन सा यूज़ करूँगा, ए का इफ़ेक्टिव कंपोनेंट यूज़ करूँगा जिसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं, और वह इफ़ेक्टिव कंपोनेंट कौन सा है, दैट इज़ ए कॉज ऑफ थीटा। तो आर्बिट्रेरी एंगल के लिए हमारे पास जो फ्लक्स का एक्सप्रेशन आता है वो है फाई इज इक्वल्स टू ई मल्टीप्लाई बाय ए कॉज ऑफ थीटा। अब आप यहाँ से ये फाइंड कर चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो मैक्सिमम कब होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिनिमम कब होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो अगर कोई आर्बिट्रेरी एंगल हो तो आर्बिट्रेरी एंगल, हम एंगल की वैल्यू प्लेस करेंगे, आपके पास दोनों वैल्यूज़ होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की और एरिया की, तो फिर आप फ्लक्स की वैल्यू को ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। बट आपको यहाँ से ये आइडिया हो चुका है कि हमने ए कॉज ऑफ थीटा वाला कंपोनेंट क्यों यूज़ किया, क्योंकि वही वाला कंपोनेंट जो है वो इफ़ेक्टिव कंपोनेंट बन रहा है। अब इसके बाद हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जो है वो उसको डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नॉर्मली ये पूछा जाता है दैट एट व्हाट एंगल द फ्लक्स इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। आपको थ्योरेटिकली ये स्टेटमेंट बता दी जाएगी, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन उसको मैथमेटिकली आपने खुद कन्वर्ट करना है। स्टेटमेंट क्या होगी, एट व्हाट एंगल द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। कितने एंगल के ऊपर, हम उसको मैथमेटिकल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, कितने एंगल के ऊपर फ्लक्स की वैल्यू अपनी मैक्सिमम वैल्यू का हाफ हो जाती है। एट व्हाट एंगल द वैल्यू ऑफ फ्लक्स इज इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। तो देखें, हम यही वाली जो कंडीशन है इस कंडीशन को यूज़ करेंगे। तो हमारे पास फाई जो है वो किसके इक्वल होता है, हमने ये देख लिया कि हमारे पास जो फाई है वो इक्वल होता है ई मल्टीप्लाई बाय ए कॉज ऑफ थीटा। तो हमने फाई की जगह पर ई मल्टीप्लाई बाय ए कॉज ऑफ थीटा लिख दिया। हाफ इज इक्वल्स टू हाफ, और फ्लक्स मैक्सिमम, जो मैक्सिमम फ्लक्स है उसकी वैल्यू कितनी होती है, तो मैक्सिमम फ्लक्स की वैल्यू हम जानते हैं दैट इज़ ई मल्टीप्लाई बाय ए। तो हमने मैक्सिमम फ्लक्स की जगह पर ई मल्टीप्लाई बाय ए यूज़ कर लिया। अब आप दोनों साइड्स पर क्या कर सकते हैं, आप दोनों साइड्स के ऊपर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को भी कैलकुलेट कर दें। आप दोनों साइड्स के ऊपर जो एरिया मैग्नीट्यूड है उसको भी आप जो है वो कैंसिल आउट कर दें। तो हमारे पास बाकी क्या रह जाता है, बाकी रह जाता है कॉज ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू 1/2। राइट बेटा जी। तो हम यहाँ से इजीली बता सकते हैं कि थीटा की वो कौन सी वैल्यू होगी जिस वैल्यू के ऊपर आपको फ्लक्स जो है वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू का हाफ मिल जाएगा। When theta is equals to 60 डिग्री then cos 60 डिग्री इज इक्वल्स टू हाफ। तो हमारे पास ये एंगल आ जाता है जिस एंगल के ऊपर फ्लक्स अपनी मैक्सिमम वैल्यू का क्या हो जाता है, अपनी मैक्सिमम वैल्यू का हाफ हो जाता है। इसके साथ साथ आपने एक पॉइंट मज़ीद इसके अंदर ऐड करना, वो कौन सा है, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स हैं वो आउटवर्ड मूव करती हैं। अगर पॉजिटिव चार्ज को हमने किसी स्फेरिकल सरफेस के अंदर रखा हुआ है तो इससे जो इस सरफेस से पास होने वाला जो फ्लक्स है उसको पॉजिटिव फ्लक्स कंसीडर किया जाएगा। और जो नेगेटिव चार्ज है, अगर हमने नेगेटिव चार्ज को किसी स्फेरिकल सरफेस के अंदर इनक्लोज कर दिया तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो फिर स्फेरिकल सरफेस से आउटवर्ड मूव नहीं करेंगी बल्कि स्फेरिकल सरफेस से इनवर्ड मूव करेंगी। यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो इस सरफेस को किस तरफ क्रॉस कर रही होंगी, इस सरफेस को क्रॉस कर रही होंगी इनवर्ड। तो नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो स्फेरिकल सरफेस को इनवर्ड क्रॉस करेंगी, तो हमारे पास जो फ्लक्स की वैल्यू होगी वो नेगेटिव होगी। पॉजिटिव चार्ज के लिए फ्लक्स आउटवर्ड पॉजिटिव फ्लक्स, और नेगेटिव चार्ज के लिए जो फ्लक्स है वो इनवर्ड, तो हम उसके लिए जो है वो नेगेटिव फ्लक्स कंसीडर कर लेते हैं। यहाँ तक आपने ये वाला टॉपिक देखना है, इससे नेक्स्ट इंशाल्लाह हम मज़ीद डिटेल की तरफ जाएंगे। अल्लाह हाफिज़।